Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we will discuss some of the impacts जो अभी तक बनी नौ इंसान ने अपने environment को मुतासर किया है, अपनी सहूलतें हासिल करने के लिए नेचुरल रिजर्वायर्स को ख़राब किया है और टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो एडवांसमेंट्स हम लोग अपनी फैसिलिटीज़ के लिए पैदा कर रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स एनवायरनमेंट के ऊपर क्या जा रहे हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं वन बाय वन ऑन द बोर्ड. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एवरीथिंग अफेक्ट्स एवरीथिंग एल्स इन एनवायरनमेंट. अब चूंकि इकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं तो इकोलॉजी में हमें पता होता है कि जानदार कोई भी एक इंसान है या कोई भी दूसरा पौधा है, ये सब के सब जानदार किसी ना किसी सूरत में अपने सराउंडिंग्स बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं. अब अगर हम इसी इन्फ्लुएंस होने के अमल को देखें तो स्टूडेंट्स आप खुद से सोचें कि आप जब से पैदा हुए हैं अभी तक आपने इस एनवायरनमेंट से लिया क्या कुछ है और इस एनवायरनमेंट को वापस दिया क्या कुछ है. तो आपको खुद से अंदाज़ा हो जाएगा कि इंसान की आबादी जिस स्पीड के साथ फैल रही है, आपकी कंजम्पशन का पोटेंशियल तो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन आप उसको पे बैक कितना कर रहे हैं, आप एनवायरनमेंट को वापस क्या दे रहे हैं, इस चीज़ पे ज़रूर गौर कीजिएगा. सो व्हाट आर द मेन कॉजेज? अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन. ये मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से आज हम बहुत सारे मसाइल से दो चार हैं. मोर सीवरेज एंटर्ड रिवर्स, मोर गैसेज इनटू एयर. कौन सी गैसेस की बात हो रही है यहाँ पे? ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड्स, और उसके अलावा ऑक्साइड्स कमिंग फ्रॉम द एग्जॉस्ट पाइप्स ऑफ द व्हीकल्स जिसमें लेड ऑक्साइड्स हैं, और इंडस्ट्रीज वगैरह से नाइट्रस ऑक्साइड्स या सल्फर ऑक्साइड्स वगैरह. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो लोकल प्रॉब्लम्स हैव बिकम ग्लोबल प्रॉब्लम्स. वो मसाइल जिन्हें पहले किसी एक मखसूस इलाके का मसला समझा जाता था, अब जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई ये तो सारी दुनिया का मसला बन चुका हुआ है. जस्ट लाइक द क्लाइमेट चेंज, जो हम कहते हैं भाई ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, तो ग्लोबल वार्मिंग पहले दुनिया का कोई मखसूस हिस्सा नेचुरल कंडीशंस की वजह से गर्म हुआ करता था, लेकिन अब आप लोग अपने घरों में बैठे हुए अंदाज़ा लगा लें कि इंतहाई सर्द तरीन इलाके जो थे चंद साल पहले तक, वहाँ पे भी अब गर्मी का दौरानिया बढ़ चुका हुआ है और ठंडे दिनों का दौरानिया कम हो चुका हुआ है. राइट स्टूडेंट्स, फिर उसके साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हम स्टडी करेंगे कि अगर इतनी एडवांसमेंट हम लोग लेके आ रहे हैं तो हमें पुरानी टेक्निक्स जो हम इस्तेमाल करते हैं पावर जनरेशन के लिए या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, जिसमें बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल होते थे, उनको अब बदल के स्मार्ट सोल्यूशंस की जानिब लाने की ज़रूरत है, जिसमें से एक सोल्यूशन हमारे पास है न्यूक्लियर एनर्जी. नीड ऑफ द न्यूक्लियर पावर. Nuclear energy is the energy stored in the nucleus of an atom. This energy is released through fission and fusion and can be used to generate electricity. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बड़ी अहम बात है हमारे समझने के लिए कि अभी तक हमारे जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं उनमें तो हम फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं जी भर के, और फॉसिल फ्यूल्स की जब भी कंबशन होती है तो उस कंबशन प्रोसेस में से बहुत सारी गैसेज इस तरह की पैदा होती हैं जो कि हमारे लिए या एनवायरनमेंट के लिए कहीं भी फ़ायदेमंद नहीं है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई और ऐसा अल्टरनेट तलाश करना था कि जो निस्बतन एनर्जी एफिशिएंट भी हो, लॉन्ग लास्टिंग भी हो, और निस्बतन उसके ऊपर अखराजात भी कम आ रहे हों. तो सब फैक्टर्स के ऊपर तो ये वाली चीज़ शायद फिट ना आए, लेकिन ये चीज़ ज़रूर समझ लीजिए कि बाकी तमाम की तमाम जो हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को जला के जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं उसकी निस्बत न्यूक्लियर पावर के थ्रू अगर हम पावर जनरेशन की तरफ आते हैं या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की तरफ आते हैं तो बहुत सारे फ़ायदे हमें इससे मिल सकते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो फॉसिल फ्यूल्स आर प्रोड्यूसिंग पोल्यूटेंट्स एंड आर ऑलरेडी डिप्लीटिंग. दोनों मसाइल एक साथ कि एक तरफ तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलाते हैं और दूसरी तरफ फिर यह है कि फॉसिल फ्यूल्स तो वक्त गुजरने के साथ साथ ख़त्म होते चले जाएंगे, और अगर ये ख़त्म हो गए तो बाद में भी तो हमने कोई ना कोई अल्टरनेट सोर्स निकालना है. उससे बेहतर है कि हम अभी से ही कोई अल्टरनेट सोर्स की तलाश करना शुरू कर दें, एंड दैट इज़ न्यूक्लियर एनर्जी. एडवांटेजेस क्या क्या हैं स्टूडेंट्स इसके? न्यूक्लियर एनर्जी इज़ क्लीन इन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन. 0% कहा जाता है कि अगर इसकी जो रेडियो एक्टिव एमिशंस हैं उनको कंट्रोल करके रखा जाए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी अमल है, तो उसके अलावा इस पावर जनरेशन में कोई भी एमिशंस ऐसी नहीं है जो एनवायरनमेंट के लिए ख़तरनाक हो. न्यूक्लियर फिजन प्रोवाइड्स एनर्जी विदाउट रिलीजिंग ग्रीन हाउस गैसेज. अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, कोई भी ख़तरनाक किस्म की पोल्यूटेंट गैसेज पैदा नहीं होंगी. देन nuclear power plant use so little fuel, the volume of the nuclear waste is much smaller than a waste of the fossil fuels. अब ये वाली बात भी स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम कि बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स जलते हैं और फिर उसके बाद उसमें से एनर्जी भी पैदा होती है और बहुत सारे जो बाय प्रोडक्ट्स हैं
वो गैसेस की फॉर्म में पैदा हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमने कहा कि भाई थोड़ा सा फ्यूल इस्तेमाल होता है, तो वो थोड़ा सा फ्यूल जितना नायाब है अभी ज़मीन के ऊपर, ये भी हमें समझ लेना चाहिए कि हो सकता है वो थोड़ा सा ही इतना ज़्यादा महंगा हो। इसी वजह से अभी तक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं उनकी जो प्लांटेशन है या असेंबली है वो सबसे ज़्यादा महंगा और मुश्किल तरीन काम होता है किसी भी मुल्क के लिए। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि फ्यूल बेशक कम इस्तेमाल होना है, लेकिन जो यूरेनियम हमने इस्तेमाल करनी है वो खुद से किस तरह से अवेलेबल है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, इसका भी हमें पता होना चाहिए। फिर इसके बाद न्यूक्लियर पावर इज इकोनॉमिकली कंपेरेटिव विद कोल बट मच चीपर देन ऑयल एंड गैस। अब ये वाली बात स्टूडेंट्स इंतहाई अकल को हैरा कर देने वाली बात है कि हम कोल को यानी कोयले से जो एनर्जी पैदा करें वो सस्ती तरीन समझी जाती है। तो उस लिहाज से चूंकि ये लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेसेस हैं, फिशन या फ्यूजन वगैरह, तो थोड़े से फ्यूल से बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट की जा सकती है। इस वजह से ये अंदाज़ा लगाया गया है कि इसके ऊपर लागत तो तकरीबन उतनी ही आ रही है जितनी के कोयले से चलने वाले पावर जनरेटर्स की, लेकिन निस्बतन यहाँ पे फ़ायदा क्या हो रहा है कि ऑयल्स और गैसेस वगैरह को जलाने से कई गुना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, बाकी फिर इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं या जो ख़तरनाक पहलू हैं उसको देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर। जी स्टूडेंट्स, जिस भी टेक्नोलॉजी के या किसी प्रोसेस के फ़वायद होते हैं, साथ ही साथ उसके नुकसानात का भी हमें पता होना चाहिए। और न्यूक्लियर पावर एनर्जी एक ऐसी चीज़ है कि जो जब तक कंट्रोल में है तो बेहतरीन है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो शदीद किस्म के डिजास्टर्स कॉज कर सकती है, जिसकी चंद मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो सबसे पहला कंसर्न हमें यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है? इट इज़ द सेफ्टी कंसर्न। अपने आप को महफूज रखना, अपनी हिफाजत, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। कि दूसरी तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि इट इज़ अ स्मार्ट सोल्यूशन, लेकिन इस स्मार्ट सोल्यूशन में कहीं ऐसा तो नहीं कि इंसानी जानों को बहुत ज़्यादा ख़तरा हो, या खुदा न खास्ता कहीं से रेडिएशंस अगर निकलना शुरू हुई हैं तो उसकी वजह से सराउंडिंग एनवायरनमेंट के ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाए। तो इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए फिर फर्दर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स की जानिब जाते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो द फर्स्ट सेफ्टी कंसर्न इज पॉसिबिलिटी ऑफ रेडिएशन रिलीजिंग न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स। सबसे पहला कंसर्न भी यही है कि कहीं इस तरह की ताबकारी तो नहीं निकल रही यहाँ से, कहीं इस तरह की रेडिएशंस तो खारिज नहीं हो रही कि जिसकी वजह से इंसानों में ट्यूमर्स कॉज हो जाएं, या खुदा न खास्ता इंसानों में ऐसी बीमारियां हों कि उनके इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाए। तो ये सबसे पहला कंसर्न है। सेकेंडली, न्यूक्लियर वेपन प्रोलिफरेशन इज अनदर कंसर्न। ये तो अब आपको पता है स्टूडेंट्स, इट इज़ अ ग्लोबल कंसर्न कि खुदा न खास्ता जहाँ पे अच्छे लोग मौजूद होते हैं साथ कुछ बुरे लोग भी मौजूद होते हैं, तो कहीं ये इतनी शानदार किस्म की टेक्नोलॉजी कहीं ऐसे हाथों में तो नहीं जा रही कि जिसकी वजह से बाद में मैस डिस्ट्रक्शन हो सके और बड़े पैमाने पे इंसानी जानों का ज़िया हो सके। तो ये दोनों कंसर्न्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं विद रिस्पेक्ट टू द सेफ्टी। ऑलराइट, फिर उसके बाद रिएक्टर एक्सीडेंट्स की स्टूडेंट्स अगर हम मिसालें यहाँ पे लें तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसको, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाना बजाते खुद एक मुश्किल तरीन मरहला होता है। फिर उसके बाद फ्यूल को हासिल करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन मरहला है। और तीसरे नंबर पे इस पूरी एक विसिनिटी को, एक पूरी बिल्डिंग को मेंटेन करना ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल तरीन काम है, क्योंकि ख़ास तौर पे जब बार बार फिजन या फ्यूजन प्रोसेसेस हो रहे हैं तो शदीद एनर्जी की रेडिएशंस निकल सकती हैं वहाँ पे। अब जहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है उस एरिया को सिक्योर करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कोई खुदा न खास्ता छोटी मोटी ख़राबी होती है तो उसकी वजह से इतनी बड़ी तबाहकारियाँ भी देखी गई कि पूरे शहर और आधी रियासतें खाली करके अवाम को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना पड़ा, जिसके लिए हमारे पास एक वर्स्ट तरीन मिसाल जो है दैट इज़ द चेरनोबिल एक्सीडेंट। चेरनोबिल एक्सीडेंट इज वर्स्ट न्यूक्लियर एक्सीडेंट टू डेट। आज तक सबसे बुरा इसको बताया जाता है। इट्स स्प्यूड अबाउट 100 मिलियन क्यूरीज ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल, यानी कि इतना ज़्यादा रेडियो एक्टिव मटीरियल 100 मिलियन क्यूरीज रेडियो एक्टिविटी को मैयर करने का यूनिट है मैरी क्यूरी के नाम की वजह से। तो ये जितनी ज़्यादा इसमें से रेडिएशंस निकल रही हैं वो सारी की सारी रेडिएशंस जब फैली तो इर्द गिर्द के स्कूल्स में मौजूद बच्चे, घरों में मौजूद लोग, काम करती हुई औरतें, ऑफिसेज में काम करते हुए मर्द हजरात, ये सारे के सारे किसी न किसी सूरत में मुतासिर होना शुरू हुए। बीमारियां फैली, कुछ की तो फौरी तौर पे अमवात वाक़ हो गई, और ना सिर्फ यहाँ तक बल्कि ये भी देखा गया
कि स्वीडन के बॉर्डर के पार भी कुछ लोग इस तरह के थे जो आहिस्ता 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 बीमार पड़ना शुरू हुए। जब उनकी बॉडीज को चेक किया गया तो उनके अंदर भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पहले से मौजूद थे। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये यहाँ से चेरनोबिल से फैलने वाली शुआएं सिर्फ ये नहीं देखेंगी कि इसी रियासत या इसी मुल्क तक रहना है, वो आहिस्ता आहिस्ता फैल के दूसरे ममालिक, दूसरी रियासतों के लोगों को भी मुतासिर करना शुरू होगी। ऑलराइट, देन द सेकंड एक्सीडेंट that was recorded in 3 Mile Island and it released 15 curies of radioactive material। निस्बतन कम है, लेकिन खुदा न खास्ता जो लोग वहाँ पे उस वक्त मौजूद थे एक्सीडेंट के टाइम पे या उसके अलावा जो बाद में एक्सपोज हुए उन रेडिएशंस के सामने, इस हवाले से ये बहुत ही शदीद किस्म की एक रेडियो एक्टिव डेंजरस एक्टिविटी है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इन एक्सीडेंट्स ने इंसानी एतमाद उठा दिया फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट असेंबलीज के ऊपर कि मजीद न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अगर लगाए जाएं तो या तो वो बहुत ज़्यादा दूर दराज इलाकों में लगाए जाएं या इस तरह की जगहों पे लगाए जाएं कि जहाँ पे आम पब्लिक का आना जाना निस्बतन कम है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद एक और अहम मरहला रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल। जो केमिकल्स इस्तेमाल हो गए, यूरेनियम है या प्लूटोनियम है, अब उनको वहाँ से निकालना और निकालने के बाद उनको डिस्पोज ऑफ करना ताकि उनके ख़तरनाक असरात दूसरे लोगों तक या उस सिस्टम में मौजूद इंसानों तक ना पहुंच सकें। इसके लिए स्टूडेंट्स एक बड़ा अहम और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रोसीजर जो है वो डिवाइस किया गया, बताया गया, इसी को हम डिस्कस करने लगे हैं अभी। रेडियो एक्टिव फ्यूल असेंबलीज आर रिमूव्ड फ्रॉम रिएक्टर्स एंड ट्रांसफर्ड टू स्विमिंग पूल्स to dissipate the heat of decay of short-lived isotopes for isolation. Later they are transferred to geological disposal sites in glass cases or concrete cases. अब इस चीज़ को भी समझ लें कि बुनियादी तौर पे वो जो फ्यूल हमने बाहर निकाला, जो इस्तेमाल हो चुका है, जिसके अंदर हम फिजन या फ्यूजन का प्रोसेस कर चुके हुए हैं, उसमें अब क्या हुआ है, एक तब्दीली आ चुकी है कि वो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में चेंज हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम से प्लूटोनियम में तब्दील हो चुका हुआ है। तो क्या अब इसके खतरनाक असरात खत्म हो चुके हैं? नो, ये अभी भी बीमारी फैलाने के काबिल है, अभी भी लोगों को खराब कर सकता है, और तो और अभी भी इस प्लूटोनियम को फर्दर खतरनाक किस्म के न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस वजह से इसको वहाँ से निकाल के पहले स्विमिंग पूल्स में भेजा जाता है, वहाँ पे ये अपनी सारी रेडियो एक्टिविटी की जो एक्टिविटी है वो चलती रहती है, और रेडिएशंस काफ़ी हद तक जब कम होती हैं फिर दोबारा से इनको ग्लास केसेस के अंदर या कंक्रीट केसेस के अंदर बड़े बड़े बैरल्स बना के उसके अंदर बंद करके फिर फर्दर दूर दराज इलाकों में भेज दिया जाता है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने पहले से इस तरह के इलाके मंसूब किए हुए कि यहाँ पे ला के तो इस तरह की रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट सब्सटेंसेस को या वेस्ट को ला के डंप किया जाएगा, फिर वहाँ पे उनको ज़ेरे ज़मीन बंद करके ऊपर से सही कर दिया जाता है ताकि ये वाले रेडिएशंस के असरात आम इंसानों तक, पौधों या जानवरों तक ना पहुँचें। Alright students, then we have the ultimate threat जो कि overall worldwide problem है, nuclear weapon proliferation. Uranium fuel is enriched to 3 to 5%, could not easily be further separated to less than 90% uranium-35 to produce a bomb. The spent fuel contained plutonium-239 and divertible for weapon production. Another concern exists for fast breeder reactor where breeding produces plutonium-239. अब ये वाली चीज़ स्टूडेंट्स मज़ीद ख़तरे की एक घंटी है कि एक तरफ तो हम इसको अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल करें और ख़ुद से ये दावे करने के काबिल हो जाएं कि अगले 700 साल तक या 1000 साल तक बिजली की इतनी फरावानी होगी कि 1 मिनट के लिए भी लोड शेडिंग नहीं होगी, जैसे कि बहुत सारी कामयाब अक़वाम इस वक्त कर चुकी हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम ये देखते हैं कि कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स के दौरान इन्हीं न्यूक्लियर एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया गया, इन्हीं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया गया वेपन्स वगैरह बनाने के लिए, जिसकी वजह से इर्द गिर्द हमारे हमसाया ममालिक में भी कुछ इस तरह के ममालिक हैं जो कई दहाइयों से जो ज़ेर अताब आए हुए हैं, वो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी की जानिब से हैं या वर्ल्ड बैंक की जानिब से हैं या IMF की जानिब से हैं, क्योंकि वहाँ पर ये वाला काम देखा गया कि एटॉमिक या न्यूक्लियर वेपन्स की तैयारी हो रही थी या शक पड़ चुका था। लेकिन अल्टीमेटली स्टूडेंट्स ये चूंकि वेपन्स बनाए जा रहे हैं तो इससे फ़ायदा तो शायद ही किसी को हो, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये तो अभी तक जो हमने बातें की ये सारी थी न्यूक्लियर पावर जनरेशन के हवाले से। अब ज़रा अगर हम दूसरी तरफ चलें कि फॉसिल फ्यूल्स की जो कंबशन प्रोसेस है उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है वो क्या क्या नुकसान कर रही है, या हमारी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से हमने कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी है, इसकी डिटेल्स देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे।
जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो पैदा कहाँ से हो रही है या इतनी ज़्यादा क्यों हो चुकी है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, और फिर हमारे वो दरख्त कहाँ गए हैं जो कि हमारे लिए बफर्स का काम कर रहे थे, वो फॉरेस्ट्स कहाँ पे हैं कि जिनके पत्तों के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड जाके डंप हो जाती थी और बदले में फिर हमें स्टार्च की शक्ल में मिल जाती थी। ये सारी चीज़ें सोचने के काबिल है। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स जो हमने यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज ह्यूमन एक्टिविटीज लेड टू एमिशंस, सोर्सेज एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सिंक्स। अब इंसान ही इस सारी के सारी कार्रवाई के पीछे लगा हुआ है। वो किस तरह से स्टूडेंट्स के आप ये देखें कि एक तरफ तो हम अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के राग अलाप रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता होते चले जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये देखें कि हमने एनवायरनमेंट को नुकसान क्या पहुंचा है। हम लोग इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए, फैक्ट्रीज़ लगाने के लिए, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने के लिए दरख्तों का बेतहाशा कटाव करते चले जा रहे हैं। पूरे पूरे जंगलात की बेल्ट्स हैं जो इस वक्त नज़र ही नहीं आती। तो ये सारे के सारे काम खुद से हम सोर्सेज भी बना रहे हैं ताकि मज़ीद कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो, और वो वाले सिंक्स जो असल में इस कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब कर लेते थे और एक नेचर का बैलेंस मेंटेन कर देते थे, उन सिंक्स को भी हमने खुद से तबाह करना शुरू कर दिया है। Alright students, so the fossil fuel combustion is the first source. Petroleum, natural gas and coal are burnt for electricity production, industries, transportation and in homes that produce carbon dioxide. हमारी छोटी से छोटी एक्टिविटी से लेके बड़े से बड़े अमल तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप कोई बल्ब भी जला रहे हैं तो अगर पीछे आपके फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर लगा हुआ है तो इसका मतलब है आप वो बहुत महंगी बिजली खर्च कर रहे हैं, बहुत महंगी रोशनी आपको मिल रही है। तो इसकी बजाय दूसरी टेक्नोलॉजीज़ पे भी ट्रांसफ़र हुआ जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ अभी तक इतनी अच्छी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो सकी हमारे पास कि हम ये सारे का सारा फॉसिल फ्यूल जनरेशन वाला प्रोसेस बंद करें और अल्टीमेट स्मार्ट सोल्यूशन की जानिब जाना शुरू हो जाएं। मे बी फ्यूचर में और ज़्यादा फैसिलिटीज़ नज़र आ जाएं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये एक बड़ा मसला है जिसके अंदर अभी मैंने आपको बताया फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बढ़ती जाती हैं। It is a single largest source of carbon dioxide emission, representing 41% emissions. यानी कि 100% में से 41% सिर्फ और सिर्फ कहाँ से पैदा हो रहा है स्टूडेंट्स? आपके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से। वो बेशक हुकूमती लेवल पे हैं या छोटे जनरेटर जो आप लोग अपने घरों में चलाते हैं, वो भी गैस और बिजली पे चलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी बिजली हासिल करने के लिए चंद घंटों के जो यूँ समझ लें कि लोड शेडिंग बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से अल्टीमेटली हम फिर फॉसिल फ्यूल्स को जलाना शुरू हो जाते हैं। मेन प्रॉब्लम तो ये है कि हुकूमती लेवल पे इस चीज़ का कोई अच्छा सोल्यूशन हो ताकि लोगों को खुद से इस तरह के इंतजामात ना करने पड़े। ऑलराइट, देन इंडस्ट्री, इट इज़ अनदर सोर्स ऑफ एमिशंस। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। किन किन इंडस्ट्रीज़ की वजह से? ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, पेपर, फूड, मिनरल प्रोडक्शन एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग। ये भी हमने सिर्फ बड़े बड़े नाम लिए हैं, लेकिन छोटी इंडस्ट्रीज़, इवन के जो घरों में स्मॉल इंडस्ट्रीज़ लोगों ने लगाई हुई हैं, वहाँ पे भी हमें पता चलता है कि फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल होते हैं। स्कूल्स के अंदर जब बिजली चली जाती है तो वहाँ भी जनरेटर्स जलाए जाते हैं। कॉलेजेस के अंदर बिजली बंद हो जाए तो जनरेटर्स चलाए जाते हैं जो किसी ना किसी सूरत में कोई ना कोई फॉसिल फ्यूल जला के फिर उससे बिजली पैदा कर रहे होते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल भी हमारे पास एमिशंस मौजूद हैं। लाइटिंग, हीटिंग, एयर कंडीशनर्स, इन कामों में से भी या इस तरह के कामों के ज़रिए भी इस तरह की एमिशंस पैदा हो रही हैं। ख़ास तौर पे अगर हम एयर कंडीशनर्स की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में फ़ौरन CFCs आती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि ख़तरनाक दुश्मन है हमारी ओजोन लेयर की। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स एमिटिंग 2/3 ऑफ एमिशंस। कहा जाता है कि किसी भी मुल्क की जो तरक्की है वो उसके सड़कों के नेटवर्क और उसके ज़बरदस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो इसका मतलब ये है कि हम तरक्की करने का अमल तो नहीं रोक सकते, लेकिन दूसरी तरफ ये ज़रूर किया जा सकता है कि फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाएं जो कम फ्यूल को इस्तेमाल करके ज़्यादा आप लोगों को जो है माइलेज दें, आप ज़्यादा फासले तय कर सकें। और तो और अब जैसे हमारे पास बिजली पे चलने वाली या और दूसरी सोलर गाड़ियाँ आना शुरू हो गई हैं, हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज़ इन हो चुकी हुई हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें उन स्मार्ट लोगों ने सोची कि जो आज से 100 साल पहले इस चीज़ को भांप चुके थे कि अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को इसी स्पीड पे इस्तेमाल करते रहे तो अल्टीमेटली ये फॉसिल फ्यूल्स ख़त्म भी हो सकते हैं। और जिस स्पीड से इंसानी आबादी बढ़ती जा रही है, ज़रूरी है कि हम अल्टरनेट्स तलाश करें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद डिफॉरेस्टेशन। अब जो हमने सिंक्स ख़राब किए
उनकी तरफ आ जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन इज परमानेंट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट and it has disturbed counterbalance of carbon dioxide absorption leading to high emission rate। अब देखें, एक तरफ से ऊपर वाली सारी एक्टिविटीज जो हमने देखी हैं उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा पैदा हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ एनवायरनमेंट के पास एक जबरदस्त किस्म के बफर्स मौजूद थे जो अल्लाह ताला ने आपको बने बनाए दे दिए हुए थे कि जबरदस्त किस्म की ग्रीन बेल्ट्स हैं, छोटे से छोटा घास का पौधा और बड़े से बड़ा दरख्त जो है ये सारे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहे होते थे। अब अगर हम अपनी एक्टिविटीज की खातिर ये सारी चीजें साफ करते चले जाएं जमीन के ऊपर और वो घास वाली ग्रीन बेल्ट्स को खत्म करके टाइलें और पत्थर लगाना शुरू हो जाएं और पहाड़ों को साफ करके वहां पे हम इंडस्ट्रीज लगाना शुरू हो जाएं, तो अल्टीमेटली नुकसान किसका है? हमारा अपना ही नुकसान होगा। सो नेक्स्ट फैक्टर इज जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन। अब ये वाली चीज भी स्टूडेंट्स जरा समझने के काबिल है कि अगर यूं किया जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी पैदा हो रही है बड़े सोर्सेस से, उस कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा कर लिया जाए और फिर उसके बाद उसको इंजेक्ट कर दिया जाए या स्टोर कर दिया जाए ज़ेरे ज़मीन किसी ऐसे बड़े बैंक के अंदर कि जहाँ पे वो कई सालों तक बची रहे और ऊपर जो फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है उसको मसनूई तौर पे बैलेंस करने की कोशिश की जा सके। इस वजह से इसको हम कहते हैं इट इज जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन। Chain of activities through which carbon dioxide is concentrated and subsequently injected into deep underground reservoirs. Currently, carbon dioxide storage takes place at oil and gas production facilities. जो मर्जी हम कर लें, बेशक इसको इंजेक्ट अभी कर रहे हैं, लेकिन जिस स्पीड के साथ आबादी बढ़ रही है उसी स्पीड के साथ हमने अपने इर्द गिर्द दरख्त और पौधे भी बढ़ाने हैं ताकि आपकी आने वाली जनरेशन्स को अच्छे गिफ्ट्स मिल सकें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन के लिए इतना ही, फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।